वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिटर्मिनेंट पार्ट 7 डिटर्मिनेंट थियोरी का लास्ट फेज है ये। यहाँ हम लोग डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट 7 में भले कर रहा हूँ, लेकिन यह समझिए कि आप एडजॉइंट मैट्रिक्स और इन्वर्स मैट्रिक्स वाला ये चैप्टर का काम है। इन्वर्स और एडजॉइंट मैट्रिक्स से रिलेटेड है। इसमें डिटर्मिनेंट और इन मैट्रिक्स दोनों है, और यहाँ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट दोनों का इस्तेमाल करके या मैट्रिक्स का इस्तेमाल करके किसी लीनियर इक्वेशन के किसी सिस्टम को कैसे हल करेंगे। मतलब 2 या 3 वेरिएबल वाले जो इक्वेशन होते हैं, लीनियर इक्वेशन, 2 या 3 वेरिएबल वाले जो रैखिक समीकरण का सिस्टम होता है, निकाय होता है, उसको हल करने की विधि। बेसिकली यहाँ हम लोग दो ही बात करेंगे। 1, 2 या 3 चर वाले रैखिक समीकरणों का निकाय कैसे हल किया जाएगा मैट्रिक्स विधि से, और दूसरा मैट्रिक्स विधि से ही ये कैसे जांचा जाएगा कि इनमें से कौन सा समीकरण निकाय संगत है और कौन सा समीकरण निकाय असंगत है। मतलब किसका हल मिलता है और किसका हल नहीं मिलता है, इन्हीं की मैं बात करने वाला हूँ। डिटर्मिनेंट 7 है, लेकिन इसे आप समझिए कि डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स दोनों थ्योरी का लास्ट फेज है ये, है ना। बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन उनमें से लास्ट वाली बात में चलिए। सबसे पहले तो मैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 और 3 वेरिएबल्स, है ना। रैखिक समीकरण निकाय, सिस्टम, निकाय को सिस्टम में बोल रहा हूँ। यहाँ निकाय का मतलब समूह है ना। जो रैखिक समीकरणों का ऐसा समूह जो जिनमें सभी मिलकर एक साथ कोई एक काम कर रहा हो, इसलिए उसको एक सिस्टम कहा जाता है। जैसे ये देखिए, 2x + 3y = 5, 7x + 8y = 13। इस तरह का समीकरण तो आप हल करना जानते ही हैं। यह x और y 2 वेरिएबल का यूज किया है, तो कहीं 3x + 2y + 5z, 7x + 8y + 2z = 5 = 6, और 3x + 8y + 9z = 13। यह इसमें x, y, z 3 वेरिएबल का यूज हुआ है ना। अच्छा, आप ध्यान दीजिएगा, जहां मैं x और y 2 वेरिएबल की बात कर रहा हूं, इस समूह में यानी इस निकाय में 2 समीकरण है। जहां x, y, z 3 वेरिएबल की बात कर रहा हूं, उस समूह में या इस निकाय में 3 समीकरण है। तो कहीं कहीं जैसे इनमें दोनों जगहों पर इन दोनों समीकरण निकाय को हम लोग असमघात समीकरण कहेंगे। एक्चुअली जब मैं रैखिक समीकरणों का निकाय बोल रहा हूं, तो रैखिक समीकरण निकाय 2 तरह का होता है, समघात और असमघात। इन दोनों को मैं असमघात कह रहा हूं, असमघात। इसको अंग्रेजी में लोग कहते हैं नॉन होमोजीनस। अब बात है कि असमघात क्यों मैं कह रहा हूं। आप देख लीजिए, इस टर्म का घात 1 है, इस टर्म का घात 1 है, और इस टर्म का घात 0। तो इसमें समान घात नहीं ना है, सेम पावर नहीं ना है। इसमें कांस्टेंट टर्म के चलते इनका पावर सब जगह समान नहीं रह पा रहा है। लेकिन अगर कांस्टेंट टर्म नहीं रहता, जैसे 2x + 3y = 0, 7x + 8y = 0, या 3x + 2y + 5z = 0, 7x + 2y + 9z = 0, 8x + 2y + 9z = 0, तो इनको समघात कहेंगे। इसको हम लोग समघात समीकरण निकाय, समीकरण निकाय। समघात का अंग्रेजी होता है होमोजीनस, GNEOUS। अभी मेरा इस बोर्ड पर बस टारगेट इतना है कि आप जान लीजिए कि रैखिक समीकरण निकाय 2 तरह का होता है, एक समघात होमोजीनस और दूसरा नॉन होमोजीनस। होमोजीनस में क्या होता है कि कांस्टेंट टर्म की जगह 0 होता है, और नॉन होमोजीनस में कांस्टेंट टर्म की जगह 0 छोड़कर कोई दूसरा नंबर होता है। अच्छा, होमोजीनस की बात करें तो होमोजीनस इक्वेशंस की एक विशेषता है कि इसमें x, y, z का मान अगर हम लोग 0 लें, तो इनमें से सब समीकरण पक्का संतुष्ट होता है। तो x, y, z का मान 0 एक तरह से सब में हल मिलता है।
जितना भी समघात अवकल समीकरण होता है, जितना भी होमोजीनस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है, सब में एक्स वाई जेड का मान 0 संतुष्ट जरूर करता है, और इसके अलावे भी एक्स वाई जेड के बहुत सारे मान मिलते हैं। तो इसको ट्रिवियल सॉल्यूशन कहते हैं और बाकी सबको नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, तुच्छ हल, बहुत सामान्य हल। ये हल तो सबका होगा। होमोजीनस की मैं बात कर रहा हूँ कि एक्स वाई जेड का मान 0 होना, ये तो सभी होमोजीनस सिस्टम में मिलेगा, लेकिन एक्स वाई जेड को दूसरे भी हल मिल सकते हैं या मिलते हैं। तो जो 0 वाला सॉल्यूशन है उसको ट्रिवियल सॉल्यूशन, और जो 0 के अलावा दूसरे सॉल्यूशन है उसको नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलते हैं। लेकिन हम लोग का सामना भी ज़्यादातर इससे होना है। हम लोग देखेंगे कि इस तरह का इक्वेशन कैसे सोल्व किया जाएगा। अच्छा, जब मैं बात आपसे कह रहा हूँ सॉल्यूशन मिलना, तो सॉल्यूशन मिलना और न मिलना के आधार पर समीकरण दो तरह के होते हैं। ये तो पावर के आधार पर समीकरण का दो हुआ भाग कि भाई एक ठो समघात होता है तो दूसरा एक ठो समघात होता है तो दूसरा असमघात। एक्स वाई जेड के पावर के आधार पर इक्वेशन दो तरह के हुए, होमोजीनस और नॉन होमोजीनस। लेकिन सॉल्यूशन मिलना, इस आधार पे भी इक्वेशन दो तरह के होते हैं, है ना। सॉल्यूशन न मिलना और मिलने वाली बात को यहाँ कंसिस्टेंसी शब्द से हम लोग सूचित करते हैं, है ना। समीकरण निकाय की संगतता, समीकरण निकाय की संगतता अंग्रेजी में इसको हम लोग कहते हैं कंसिस्टेंसी, है ना। जब कोई कहे कि समीकरण निकाय की संगतता के बारे में बताइए, मतलब वो आपसे कह रहा है हल मिलना और नहीं मिलना, इसके बारे में बताइए। तो संगतता दो सिचुएशन हुआ, हल मिलना और हल नहीं मिलना। हल नहीं मिलना, कई बार ऐसा भी तो समीकरण निकाय मिलता है जिसमें एक्स वाई जेड का कोई भी मान भरिए संतुष्ट ही नहीं होता है। तो हल मिलना वाली स्थिति को हम लोग संगत समीकरण निकाय बोलते हैं, संगत समीकरण निकाय। और हल नहीं मिलने वाली स्थिति को हम लोग असंगत समीकरण निकाय। अब यहाँ संगत समीकरण निकाय को अंग्रेजी में हम लोग कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन, और असंगत को इनकंसिस्टेंट। तो जब सॉल्यूशन मिल रहा है तो कंसिस्टेंट कहेंगे, जब सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो इनकंसिस्टेंट कहेंगे। अच्छा, सॉल्यूशन मिलना भी दो तरह की परिस्थिति होती है, यूनिक सॉल्यूशन और मेनी सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन मतलब वहां एक एक मान मिलना, मतलब वहां एक्स वाई जेड का केवल एक एक मान मिलना, एक्स वाई जेड का एक एक मान मिलना, एक एक मान मिलता है, और यहाँ एक्स वाई जेड का अनंत मान मिलता है। तो इक्वेशन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यानी समीकरण निकाय संगत और असंगत दो तरह के होते हैं। संगत का मतलब वहाँ सॉल्यूशन हुआ, एक्स वाई जेड को मान मिला, एक भी मान मिल सकता है और अनंत मान भी मिल सकता है। जब एक्स वाई जेड को एक एक मान मिले तो उसे हम लोग यूनिक सॉल्यूशन कहेंगे, और जब मेनी मान मिले तो मेनी वैल्यूज कहेंगे, इनफाइनाइट वैल्यूज मिले तो इनफाइनाइट वैल्यूज कहेंगे। और जब हल नहीं मिला तो इनकंसिस्टेंट, भाई एक्स वाई जेड को कोई मान नहीं मिला। तो जो आज मैं चर्चा करने वाला था ये बस उसकी भूमिका है, बस समझिए कि उसका नाम है, काम तो अब होगा। आइए, तो समीकरण निकाय हल करने की विधि पर मैं बात करने जा रहा हूँ। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट की मदद से, मैट्रिक्स मेथड से हम लोग समीकरण निकाय को हल करने की बात मैं करने जा रहा हूँ। मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ प्रोसेस सोल्विंग ए सिस्टम of linear equations using matrix method
मैट्रिक्स मेथड का इस्तेमाल करके लीनियर इक्वेशन का सिस्टम हल करने के बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। आइए फिर तो हम लोग बात करते हैं, शुरुआत करते हैं इससे की बात। सपोज दैट आपको एक समीकरण दिया गया है इस तरह से 2x + 3y = 5 और 3x + 2y = भी 5 है। मैट्रिक्स की मदद से क्या हम लोग इसे ऐसे नहीं लिख सकते हैं 2x + 3y 3x + 2y एक अलग मैट्रिक्स में और 5 5 एक अलग मैट्रिक्स में। फिर मैट्रिक्स की समानता से पहला बराबर पहला, दूसरा बराबर दूसरा करेंगे तो ये हो ही जाएगा। और इसको हम लोग दो गो मैट्रिक्स के गुणा में लिख सकते हैं। देखिए ये 2 3 से फर्स्ट रो और यहाँ 3 2 से पहली लाइन से फर्स्ट रो बनाए, एक्स वाई छोड़ के दूसरी लाइन से सेकेंड रो बनाए और एक्स वाई को ऐसे कॉलम में डाल दिए। अब देखिए दोनों गुणा होगा तो यही ना आएगा। ठीक इसी बात को मैंने ऐसे लिखा है यहाँ। अगर मैं इसको नाम a दूं, इसको नाम x दूं और इसको b दूं तो यहाँ मिला है हमको ax = b। अब दोनों तरफ a इनवर्स से मैंने गुणा किया, दोनों तरफ a इनवर्स से मैंने गुणा किया। a इनवर्स से, चलिए यहाँ मैं लिख रहा हूँ, a इनवर्स से गुणा किया तो मिला हमको a इनवर्स गुना ax बराबर a इनवर्स गुना b। गुणा भी वो भी मैंने पूर्व गुणन किया, a इनवर्स से पूर्व गुणन किया है ना। तो a इनवर्स गुना a इनवर्स गुना b, और i तो किसी भी मैट्रिक्स में गुणा होकर खत्म हो जाता है तो x बराबर a इनवर्स गुना b। अब x है आपका ऐसे एक्स वाई और a इनवर्स और b निकाल करके दो गो मैट्रिक्स है, ये दोनों गुणा होकर कुछ ना कुछ आएगा ना। सपोज दैट इधर आपका एक आया गुणा होकर के, तो आप कहोगे कि भाई यहाँ समानता से x का भी मान 1 है और y का भी मान 1 है। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात से। अब बात यह है कि इतना लंबा क्यों करें, तो आपको इतना लंबा नहीं करना है, आगे चलकर बताया जाएगा कि बस इसको इस्तेमाल करना है फॉर्मूला की तरह। इसके बाद वाला प्रोसेस, इसके पहले वाले प्रोसेस को इस्तेमाल नहीं करना है, डायरेक्ट इसी से चलेंगे हम लोग। a इनवर्स का मान निकाल करके भरना होगा, b का मान भरना होगा, कैलकुलेट करेंगे x y z का मान मिल जाएगा। चलिए हो सकता है आपको ये नहीं समझ में आया हो, कोई बात नहीं, मैं अभी इस पर चर्चा करूंगा 2-3 बार, 2-3 तरीके से चर्चा करूंगा मैं। पहले मैं इसे अक्षर लेकर के बताऊंगा और फिर मैं उदाहरण लेकर के सही तरीके से सवाल बनाऊंगा, लेकिन इसी प्रोसेस पर एक बार फिर से ध्यान दीजिए। देखिए प्रायः इस टॉपिक को बहुत सारे लोग जटिल मानते हैं और अंत तक उनका ये टॉपिक कमज़ोर रह जाता है, कंफ्यूज होते रहते हैं। इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में चर्चा करूँगा। चर्चा डिटेल में होगी, लेकिन एक बार अगर आप पूरी चर्चा सुनोगे तो लास्ट में आपको सारे सवाल आसान लगेंगे यहाँ, और सब आसानी से बनेंगे, है ना। सवाल बनाने का तकनीक छोटा है, बस समझने में थोड़ा वक्त दीजिए, समझिए। शॉर्टकट ट्रिक के पीछे भागना अच्छी बात है, लेकिन हर जगह नहीं, डिटेल भी जानना ज़रूरी है। तो सारी बातें चाहिए ना, ऐसा थोड़ी ना होता है कि कोई एक तरह की बात जानेंगे तो काम चल जाएगा। हर तरह की बात जाननी पड़ती है ज़रूरत के हिसाब से। तो सपोज दैट आपको एक समीकरण निकाल दिया गया है a1x + b1y = d1 और a2x + b2y = d2। चलिए इसको c1 और इसको c2 नाम देते हैं। तो जैसा कि पहले किए थे समानता से a1x + b1y a2x + b2y, इधर एक मैट्रिक्स बनाए और इधर भी c1 c2। फिर कैलकुलेट कर रहे हैं इसको दो मैट्रिक्स के गुणा के रूप में। पहला रो यहाँ बनाए a1 b1 a2 b2 x y c1 c2। अब ऐसा करते हैं, इसका नाम a दिया जाए, इसका नाम b, इसका नाम x दिया जाए और इसका नाम b दिया जाए। a पर अगर ध्यान दीजिएगा तो a क्या है, a एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें दोनों चरों के गुणांकों से बना हुआ है। यूँ समझिए कि यहाँ मैट्रिक्स a दोनों समीकरणों में x y के जो गुणांक है उससे बना हुआ मैट्रिक्स।
गुणांकों से बना अवयव। ए क्या है? गुणांकों से बना अवयव। एक्स एक कॉलम मैट्रिक्स है बस वेरिएबल का, एक्स वाई है तो एक्स वाई, एक्स वाई जेड रहता तो एक्स वाई जेड। और बी जो है, जो अचर मान है दूसरी तरफ, उसका कॉलम मैट्रिक्स है। खैर जो भी हो, यहाँ एक्स बराबर बी, ऊपर वाली बात को मैंने नीचे लिखा, ये नीचे मैंने नाम दिया था। अब ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई किया मैंने, ए इनवर्स से पूर्व गुणन करने पर, इसी प्रक्रिया को समझाने के लिए मैंने वो उदाहरण लिया था। फिर तो ए इनवर्स ए एक्स बराबर बी, सॉरी ए इनवर्स गुना बी, फिर ए इनवर्स और ए गुना होकर के आई हो जाएगा। तो यहाँ आई एक्स बराबर ए इनवर्स गुना बी, फिर आई किसी भी मैट्रिक्स में गुना होकर के ख़त्म हो जाता है, तो एक्स बराबर ए इनवर्स बी। देखिए यही वो फॉर्मूला है, इसके आगे मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ। मेरा टारगेट था अभी बस ये फॉर्मूला बताना। अब आगे सवाल में जो बनाऊंगा उस सवाल में सीधी मैं यही फार्मूला यूज करूंगा, है ना। यही वो फार्मूला है। इसी फार्मूला से, है ना, सभी इक्वेशनों को, इस तरह के सभी इक्वेशनों को हम लोग हल करेंगे। खैर इस पर थोड़ा सा बात एक और मैं कर लूँ कि यहाँ एक्स क्या है? चरों का कॉलम मैट्रिक्स। एक्स क्या है? वेरिएबल्स का कॉलम मैट्रिक्स। याद कर लेना है। यहाँ एक्स क्या है? वेरिएबल का कॉलम मैट्रिक्स। ए क्या है? गुणांकों का अवयव। a1 b1 a2 b2 एक्स वाई के जो गुणांक होंगे, चाहे प्लस में माइनस में जैसे भी होंगे, यहाँ रख देना है। बी क्या है? अचरों का कॉलम मैट्रिक्स। दो गो कॉलम मैट्रिक्स, एगो अचर और एगो वेरिएबल, अचर और चर दोनों, C1 C2। बस यही समझना था। चलिए इस पर मैं अब सीधे इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके सवाल बनाऊंगा। फॉर्मूला क्या है? एक्स बराबर ए इनवर्स गुना बी। फॉर्मूला क्या है हम लोग का? एक्स बराबर ए इनवर्स गुना बी। चलिए ठीक है, फिर तो एक दो सवाल मैं चुनता हूँ आप लोग की सुविधा के लिए। वही सवाल जो थोड़ी देर पहले बनाए थे और पूरा नहीं बनाए थे, बीच में ही रुक गए थे, उसी क्वेश्चन को, है ना, जानबूझकर मैंने वही क्वेश्चन में दो बार ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि रियल प्रोसेस क्या होगा, है ना। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। आपसे कहा गया एक क्वेश्चन में कि सोल्व 3x + 2y = 5 एंड 2x + 3y = 5। तो x है आपका वेरिएबल का कॉलम मैट्रिक्स, x वेरिएबल का कॉलम मैट्रिक्स। ए है, याद कीजिए, गुणांकों का मैट्रिक्स। गुणांक x y के गुणांक जो हैं 3 2 2 3। और b है आपका दूसरी तरफ जो अचर है उनका मैट्रिक्स। अब हमको चाहिए ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला है, ए इनवर्स बराबर होता है 1/a का डिटर्मिनेंट गुना एडजॉइंट है। तो दोनों चाहिए ना। पहले ए का डिटर्मिनेंट इसका पहले डायगोनल गुना 3 गुना 3 घटाओ तब 2 गुना 2, यानी कि 9 घटाओ 4 5। ए का डिटर्मिनेंट हो गया। एडजॉइंट लिखने वाला तरीका याद होगा आप लोग को। पूरा वीडियो यहाँ तक दिख रहा है ना। डायगोनल चेंज होता है, कोई असर नहीं पड़ा क्योंकि सेम मेंबर था, और चिन्ह बदलता है, असर पड़ा। और बस भर देंगे, हो गया। यहाँ फार्मूला है। हाँ, ये तो ए इनवर्स का है। तो इस प्रकार से ए इनवर्स आपका मिल गया 1/5 3 -2 -2 3। ध्यान दीजिए। अब मैं सूत्र लिखूंगा। सूत्र क्या है? फॉर्मूला क्या है? एक्स बराबर ए इनवर्स गुना बी। आप ध्यान दे रहे हैं ना, मैंने ए इनवर्स क्यों निकाला? हर जगह हम लोग को पहले ए इनवर्स निकालना है। और ए इनवर्स का मान 1/5 3 -2 3। और बी आप देख ही रहे हैं, बी है 5 5। गुणा करते हैं फिर तो रो से कॉलम में गुणा, है ना। 3 गुना 5 ऐसे गुणा होता है। 3 गुना 5 15 घटाओ 10, 15 घटाओ 10 5 ही ना होगा। तो मान आया। देखिए नियम तो मुझे अब इसके नीचे लिखना चाहिए, लेकिन जगह नहीं ना है, मजबूरी में मैं यहाँ लिख रहा हूँ। आप कॉपी पर बनाएंगे तो 1 by 1 सारी चीज़ें नीचे लिखी जाती है। इस तरह से बराबर में लगातार आगे नहीं बढ़ा जाता है, 1 by 1 करके नीचे लिखा जाता है। ये प्रक्रिया है ना।
ठीक है, तो कैलकुलेट कर रहा हूँ, मुझे यहाँ मिला 5 और यहाँ भी इसको -10 + 15 ये भी 5 मिला। हाँ, 1/5 से गुणा करेंगे तो x बराबर 1/5 अंदर घुस गया, 1/5 गुना 5, 1/5 गुना 5 कैंसिल हुआ, 1 से आपका xy और ये है 1 1, तो x बराबर 1 और y बराबर 1 आंसर हुआ। इस तरह से आप बना सकते हैं। इस सॉल्यूशन को हम लोग यूनिक सॉल्यूशन कहेंगे। जब एक्स वाई को एक एक ठो मान मिले तो यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। कई बार एक्स वाई को एक से अधिक मान मिलते हैं, कई बार एक्स वाई को एक से अधिक मान मिलते हैं तो उसको हम लोग यूनिक सॉल्यूशन नहीं कहते हैं, लेकिन वो भी सॉल्यूशन मिलना ही ना हुआ। तो सॉल्यूशन मिलने की दो स्थितियां होती है, एक सॉल्यूशन मिलना यूनिक सॉल्यूशन और मेनी सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। आज जब सॉल्यूशन नहीं मिला तो समीकरण असंगत कहलाता है। चलिए अब मैं समीकरण निकाय की संगतता जांचने से पर आधारित बात करने जा रहा हूँ। इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि समीकरण को हल करने के लिए हमको ए इनवर्स की जरूरत है। समीकरण को हल करने के लिए हमको ए इनवर्स की जरूरत है। तो जब इतना जान गए कि ए इनवर्स की जरूरत है तो ये भी जानते होंगे कि ए इनवर्स तभी मिलेगा जब ए का डिटर्मिनेंट 0 नहीं हो। मतलब ऐसी स्थिति एक्स वाई को एक एक ठो मान मिलने वाली स्थिति केवल तब आएगी जब डिटर्मिनेंट का मान 0 ना हो। तो मैट्रिक्स इक्वेशन से सॉल्यूशन निकालते समय इस बात का ध्यान रखिए कि ए इनवर्स निकालना होता है और ए इनवर्स तभी मिलता है जब ए का डिटर्मिनेंट 0 ना हो। तो जब ए का डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा तभी ए इनवर्स मिलेगा, और जब ए इनवर्स मिलेगा तभी आपको एक्स वाई को एक एक ठो मान मिलेगा। तो यूनिक सॉल्यूशन मिलना, एक एक ठो सॉल्यूशन मिलना को जांचने का यही तरीका है कि उसका डिटर्मिनेंट निकालिए ए का। ए का डिटर्मिनेंट अगर 0 छोड़ करके 5, 3, 2, 8 माइनस में प्लस में कुछ भी आए, ए का डिटर्मिनेंट 0 छोड़कर कुछ भी आए तो हम लोग कहते हैं कि यहाँ हम लोग को यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा अगर ए का डिटर्मिनेंट 0 न हो। चलिए सॉल्यूशन की ही मैं बात करने जा रहा हूँ। ये तो प्रक्रिया थी सॉल्यूशन क्या होगा, है ना, सॉल्यूशन निकालने की प्रक्रिया। लेकिन अब सॉल्यूशन निकालने की प्रक्रिया से पहले ही अगर हमसे पूछा जाए कि देखिए भाई सॉल्यूशन मत निकालिए, बस इतना बता दीजिए कि यहाँ सॉल्यूशन मिलने लायक स्थिति है या नहीं, मतलब इक्वेशन समीकरण निकाय संगत है या असंगत है, बिना पूरा सवाल बनाए ही बताइए कि समीकरण निकाय संगत है कि असंगत है, हल मिलता है कि हल नहीं मिलता है। चलिए आइए उसी की बात मैं कर रहा हूँ। मैं आपसे समीकरण निकाय की संगतता, कंसिस्टेंसी की बात करने जा रहा हूँ, जिसमें एक बात तो तय है, अभी मैंने बताया कि जब डिटर्मिनेंट ए का मान 0 ना हो, मतलब प्लस माइनस में कोई संख्या हो, डिटर्मिनेंट ए का मान प्लस माइनस में कोई संख्या हो, 0 छोड़ करके कोई संख्या 0 छोड़ करके +2, 3, 4, 5, 6, तो वैसी स्थिति में समीकरण निकाय को, है ना, जब इतना हो तब यहाँ समीकरण निकाय का हल अद्वितीय होता है, मतलब एक एक ठो हल मिलता है, हल अद्वितीय होता है, मतलब एक एक ठो हल मिलता है, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, जब सॉल्यूशन मिल गया तो चाहे यूनिक मिले या मेनी मिले, इस सिस्टम को हम लोग कहेंगे कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, है ना, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, है ना। अच्छा दूसरी बात वहीं पर, लेकिन दूसरी बात करने से पहले मैं एक बात कहने जा रहा हूँ, नोट करके जरा सुन लीजिए। आप जानते हो यहाँ x बराबर ए इनवर्स गुना बी फॉर्मूला मिला है, तो आप x बराबर 1/a का डिटर्मिनेंट गुना एडजॉइंट ए लिखो और गुना b, डिटर्मिनेंट ए इधर आया, डिटर्मिनेंट a गुना x बराबर एडजॉइंट a गुना b। अब जरा सोचो आप लोग एक सिचुएशन के बारे में,
अगर आपको बता दिया जाए कि डिटर्मिनेंट ए, आपको बता दिया जाए कि डिटर्मिनेंट ए भी जीरो है ना, जब आपको बताया जाए कि डिटर्मिनेंट ए भी जीरो है और एडजॉइंट ए गुना बी भी जीरो मैट्रिक्स है। सुन रहे हैं आप लोग, ध्यान दीजिए, आप यहाँ ध्यान दीजिए, मैंने जो बताया उसके हिसाब से, है ना, मैंने यहाँ बताया कि डिटर्मिनेंट ए भी जीरो है और एडजॉइंट ए गुना बी भी जीरो मैट्रिक्स है। तो सोचिए जरा क्या मिलेगा, जीरो गुना एक्स, ये वाला जीरो गुना एक्स, और ये भी हुआ जीरो मैट्रिक्स ओ। सिचुएशन होगा कैसा आपका, एक तरफ से यहाँ तो जीरो है और ये है एक्स वाई जेड, और ये है जीरो मैट्रिक्स, तो जीरो जीरो जीरो। अब जीरो का सबसे गुणा होगा तो जीरो गुना एक्स, जीरो गुना वाई, जीरो गुना जेड। अब खुद आप सोचो जरा, एक्स वाई जेड की जगह कुछ भी आप भरोगे, दोनों साइड बराबर होगा। तो इस प्रकार यहाँ एक्स वाई जेड का एक ठो मान नहीं, बहुत सारा मान मिलेगा। एक्स वाई जेड की जगह 1 2 3 भरो, 5 भरो, 7 भरो, 8 भरो, कुछ भी भरोगे आप, जीरो से गुणा होकर जीरो ही होगा और इस तरफ से दोनों बराबर होगा। तो ऐसी स्थिति में एक्स वाई जेड को केवल एक मान नहीं मिल रहा है, अनंत हल मिल रहा है ना। तो यहाँ एक्स वाई जेड को अनंत मान प्राप्त होंगे, अनंत मान प्राप्त होंगे। तो इसका कंक्लूजन इसका लिख लो आप कि जब डिटर्मिनेंट ए भी जीरो हो और एडजॉइंट ए गुना बी भी जीरो हो, है ना, तो अनंत हल प्राप्त होंगे। तो यहाँ अनंत हल प्राप्त होंगे। और जब हल मिल रहे हैं तो कंसिस्टेंट ना, तो दोनों ही स्थितियों में कंसिस्टेंट कहलाया। जब डिटर्मिनेंट ए का मान जीरो नहीं है तब भी कंसिस्टेंट यानी कि संगत, तब भी कंसिस्टेंट यानी कि संगत। और जब डिटर्मिनेंट ए का मान जीरो होने के साथ एडजॉइंट ए गुना बी भी जीरो मैट्रिक्स है तब भी कंसिस्टेंट यानी कि संगत, है ना। तो कब इनकंसिस्टेंट होगा, वेरी सिंपल, जब डिटर्मिनेंट ए जीरो हो मगर एडजॉइंट ए गुना बी जीरो ना हो, मतलब इधर जीरो हो और इधर जीरो ना हो तो बराबर नहीं ना होगा कभी, तो नो सॉल्यूशन। तो जब ये जीरो ना हो तो उस समय नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। वीडियो यहां तक दिख रहा है। इनकंसिस्टेंट, असंगत, इनकंसिस्टेंट, हिंदी में कहें तो असंगत। तो असंगत होने की केवल एक स्थिति है, बाकी सब स्थितियों में संगत होगा। जब डिटर्मिनेंट ए का मान जीरो हो मगर एडजॉइंट ए गुना बी जीरो मैट्रिक्स नहीं हो तो समीकरण निकाय असंगत होगा। तो समीकरण निकाय असंगत होगा। समीकरण निकाय के संगत और असंगत होने की ये बात हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आइए इस पर एक दो एग्जाम्पल देखते हैं। कंक्लूजन, निष्कर्ष कि भाई कंसिस्टेंट दो स्थितियों में होगा, जब डिटर्मिनेंट ए का मान जीरो नहीं हो या जब डिटर्मिनेंट जीरो तो एडजॉइंट ए गुना बी भी जीरो, दोनों स्थितियों में कंसिस्टेंट। जब डिटर्मिनेंट ए का मान जीरो नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन, एक्स वाई जेड को एक एक ठो मान मिला। और जब डिटर्मिनेंट ए जीरो होने के साथ एडजॉइंट ए गुना बी भी जीरो हो तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, बहुत सारा सॉल्यूशन मिला। तो ये दोनों स्थिति संगत वाला है, और यानी कि जब डिटर्मिनेंट ए जीरो और एडजॉइंट ए गुना बी जीरो है तब भी संगत है। अच्छा, असंगत की केवल एक स्थिति, इनकंसिस्टेंसी की केवल एक स्थिति, जब डिटर्मिनेंट जीरो हो मगर एडजॉइंट ए गुना बी जीरो न हो तो नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट। सॉल्यूशन मिलना इस स्थिति को कंसिस्टेंट बोलते हैं, सॉल्यूशन न मिलना इस स्थिति को इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। आइए आपकी किताब से एक दो उदाहरण ले करके मैं इसकी जांच करता हूँ। आपका एनसीईआरटी का 4.6 का क्वेश्चन नंबर 3 लिया। क्वेश्चन नंबर 3 में यही कह रहा है, पहले हेडिंग में लिखा है कि प्रश्न संख्या 1 से 6 तक दी गई समीकरण निकायों का संगत तथा असंगत के रूप में वर्गीकरण कीजिए। मतलब सिर्फ इतना बताइए कि संगत है या असंगत है। क्वेश्चन है आपका, लिखना तो पड़ेगा क्वेश्चन ना। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, x + 3y = 5 और 2x + 6y = 8। तो ए है आपका
हाँ गुणांक लेना है, एक्स का गुणांक कुछ नहीं तो 1, 1 3 2 6। अब बी में है आपका 5 8, ठीक है। एक्स तो आप जानते ही वो क्या होता है, एक्स यहाँ होता है एक्स वाई, लेकिन इसकी हमको ज़रूरत नहीं है, जो हमको काम करना है उसकी बात करते हैं। डिटर्मिनांट ए का मान 6 घटाओ 6 0 मिला। तो जब डिटर्मिनांट ए का मान 0 मिले तो संगतो हो सकता है असंगतो हो सकता है। उसके बाद आपको जांचना पड़ता है कि वहां एडजॉइंट ए गुना बी क्या मिला। अगर ये भी 0 मिल गया तो अनंत हल संगत, अगर ये 0 नहीं मिला तो नो सॉल्यूशन असंगत। तो एडजॉइंट कैसे लिखते हो भाई, डायगोनल पलट के, ऑफ डायगोनल का चिन्ह बदल के। अब गुना बी 5 8, अब गुणा करो आप इससे, इसमें आपने गुणा किया 6 गुना 5, 6 5 30 और घटाओ 24, और ये -2 से -10 आप +8, तो ये आपका हो गया 6 और -2, 0 तो नहीं है। तो यहाँ आपको पता चला, वीडियो का कैमरा जरा इस तरफ लाइएगा, है ना। यहाँ आपको पता चला कि यहाँ डिटर्मिनांट ए तो 0 है, लेकिन एडजॉइंट ए गुना बी 0 मैट्रिक्स नहीं है। डिटर्मिनांट ए तो 0 है मगर एडजॉइंट ए गुना बी 0 मैट्रिक्स नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट असंगत हिंदी में कहेंगे, है ना। तो ये हुआ असंगतता की जांच और संगतता की जांच। ये तो वेक्टर 2 वेरिएबल वाला था, चलिए एक 3 वेरिएबल वाला लेकर के मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 पर मैं बात कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है x + y + z = 1, 2x + 3y + 2z = 2, ax + ay + 2az = 4। फिर तो ए इसमें केवल गुणांकों का व्यू, एक्स वाई जेड में गुणांक क्या है 1 1 1 1 1 1, है ना। दूसरा में है 2 3 2 और तीसरा है a 2 a। और उसी तरह से बी अचर का कॉलम मैट्रिक्स 1 2 4। बस जांच ही तो करना, हमको सॉल्व थोड़ी ना करना है। हमको एक बार पहले ए का डिटर्मिनेंट चाहिए, देख लेते हैं ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है। चलिए इसी से एक्सपेंड किया जाए। तो ए के साथ ए का रो और कॉलम छोड़ के 2 - 3, माइनस ए के साथ इसका भी कॉलम और रो छोड़ के 2 - 2, और फिर 2a के साथ इसका भी रो और कॉलम छोड़ के 3 - 2। तो यहाँ आ गया आपका -a, यहाँ आ गया 0 और यहाँ 2a गुना 1, तो -a + 2a a हुआ, नॉट इक्वल टू 0। हाँ अगर ये 0, अगर a के बारे में कुछ बता दिया जाता कि 0 है तो बात अलग होती। तो ये 0 नहीं है, तो 0 नहीं है। कौन 0 नहीं है? डिटर्मिनेंट ए का मान 0 नहीं है। तो जब डिटर्मिनेंट ए 0 नहीं हो तो यूनिक सॉल्यूशन, एक एक ठो हल मिलता है, यूनिक सॉल्यूशन। और जब हल मिला तो कंसिस्टेंट कहेंगे, संगत। हमको हल थोड़ी ना करना था, बस जांच के बताना था कि सॉल्यूशन मिलने वाली स्थिति है या नहीं है। तो ये हम लोग का लास्ट थ्योरम इससे रिलेटेड ख़त्म हुआ। थैंक यू ऑल। वीडियो को सिलसिलेवार ढंग से देखें, ऐसा मत कीजिए कि जहाँ तहाँ से देखें। जो भी चैप्टर पढ़ना हो शुरुआत से पढ़ें, ढंग से देखें तो सारी बातें समझ में आएंगी। बीच से देखिएगा तो कैसे कोई बात समझ में अच्छे से आ सकती है। हाँ पहले से जानिएगा तो हो सकता है आ जाए। थैंक यू ऑल। अच्छे से पढ़िए, आगे बढ़िए।